नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। जमातियों की हम बात करेंगे। उत्तराखंड में जो उन्हें वक्त दिया गया था उसकी मियाद खत्म हो गई है। जमातियों को दिए डीजीपी के अल्टीमेटम का बड़ा असर भी हुआ है। राज्य में छिपे 264 जमाती सामने आए हैं। 64 जमाती देहरादून, 28 उधम सिंह नगर, 162 जमाती हरिद्वार में सामने आए। सभी 264 जमातियों को मेडिकल टेस्ट के बाद क्वारंटीन किया जा रहा है। जमातियों से मिलने वाले 64 लोग भी पहुंचे थाने। डीजीपी ने सामने आने की उन्हें चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर आप खुद सामने नहीं आते हैं तो आप पे हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज होगा। और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। तो एक बार फिर से राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सोमवार को 5 नए मरीजों में जो है कोरोना की पुष्टि हुई है। देहरादून में 4 और अल्मोड़ा में 1 मरीज में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। वहीं 5 मरीज अब तक उत्तराखंड में ठीक हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। और अब तक उत्तराखंड में जांचे गए कुल 966 सैंपल नेगेटिव आए हैं, जबकि 144 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। उधम सिंह नगर की बात करें तो यहां पुलिस ने 28 जमातियों को पकड़ा है, जिसमें से 22 ने खुद पुलिस थाने पहुंचे, जबकि 6 का पता पुलिस ने सर्विलांस की मदद से लगाया। सभी जमाती निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे। सभी जमातियों को पंतनगर यूनिवर्सिटी में क्वारंटीन किया गया, जहां इनके ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है और कई इलाकों को सील किया गया है। हल्द्वानी के वनभूरपुरा इलाके की बात करें तो 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। वनभूरपुरा में 5 जमातियों में कोरोना निकलने के बाद से हड़कंप है। वहीं हरिद्वार में गौड़ी खाता गुजर बस्ती को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। रुड़की का पनियाला गांव, देहरादून में डोईवाला की झबरावाला केशवपुर बस्ती, देहरादून शहर में लक्खीबाग क्षेत्र की मुस्लिम बस्ती, भगत सिंह कॉलोनी, कारगी ग्रांड कॉलोनी और इंडियन फॉरेस्ट एकेडमी में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सुनील, ताजा अपडेट्स दीजिएगा। देखिए जिन्हें ताज़ा अपडेट है कि उत्तराखंड में अभी तक कोरोना पॉजिटिव के टोटल 31 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 5 लोग रिकवर भी कर चुके हैं, उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी 26 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और 26 में भी 24 लोग जमात से जुड़े हुए हैं या वो लोग हैं जो जमातियों के संपर्क में आए। उत्तराखंड के लिए एक अच्छी बात यह है जीनत कि 29 मार्च के बाद कोई भी ऐसा केस नहीं आया जो उत्तराखंड से सेल्फ जो जनरेट हुआ हो। 29 मार्च के बाद 29 मार्च से पहले 7 केस उत्तराखंड में आए थे, जिनकी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री थी, जो विदेशों से आए थे या फिर उन लोगों के संपर्क में आए थे। 29 मार्च से लेकर और आज तक कोई भी नया ऐसा केस नहीं आया, सिर्फ जमातियों को छोड़कर। तो अभी 26 लोग हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं, जिनमें 24 लोग जमाती हैं। पूरे उत्तराखंड में बहुत सारी कॉलोनियों को, जैसे अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया, करीब 9 के आसपास कॉलोनियों को पूरी तरह से कोऑर्डिनेट किया गया है, उनको लॉकडाउन कर दिया गया है एहतियात के तौर पर। और अभी प्रदेश में करीब 18,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको होम और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया है एहतियात की दृष्टि से। करीब 800 के आसपास ऐसे लोग हैं जो जमातियों के संपर्क में आए या खुद जमाती थे, उनको भी क्वारंटीन किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये आज का अपडेट है उत्तराखंड का जी। और अगर हम रोजमर्रा की बात करें सुनील, क्योंकि कई जगहों को क्वारंटीन किया गया है, कई जगहों पर सख्ती भी बरती जा रही है, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, आम जनजीवन प्रभावित ना हो उसको लेकर भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल जीनत, उत्तराखंड में सुबह 7 बजे से लेकर और 1 बजे तक लोगों को आवागमन की छूट है। वो आवश्यक चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं। 1 बजे तक का ये समय दिया गया। इसके अलावा भी जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कारगी ग्रांट है और इस कॉलोनी को लॉकडाउन किया गया है, लेकिन लोगों को जो आवश्यक खरीदारी है उसके लिए छूट दी गई है कि वो आ जा सकते हैं। सामान्य तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस लगी हुई है।
एंट्री यहाँ किसी की नहीं होगी, बाहर से कोई नया आदमी कॉलोनी के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन कॉलोनी में जो आवश्यक चीज़ें हैं, आवश्यक सामान है, उनकी आपूर्ति बराबर की जा रही है ताकि लोगों को दिक्कतें न हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो आटा हो, चावल हो, वो चीज़ें अंदर मुहैया कराई जा रही हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, ये अपडेट्स जो है हम लगातार दे रहे हैं। सुनील, एक और चीज़ जो ज़्यादा अभी चर्चा में है, ये ठीक है मेडिकल का जिक्र हुआ, जमाती भी सामने आ गए, काला बाजारी एक बहुत बड़ी समस्या थी और कई जगहों पे प्रशासन ग्राउंड पर आया भी, और उस बारे में बताइएगा। एक चीज और ये कि कुछ एक स्पेसिफिक जगहों पर जहां पे केसेस ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या ये भी खबरें आ रही है कि वहां पर जो रियायत लोगों को मिल रही थी कुछ घंटों की, उसे भी बंद किया जा सकता है? देखिए जीनत, अभी इस पर प्लान बन रहा है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसको खोलें या नहीं खोलें, या फिर जो 6 घंटे का जो समय दिया गया है 7 बजे से लेकर और 1 बजे तक का, क्या इसको कम किया जाना चाहिए। तो हो सकता है कि जिस तरह से लगातार जो मामले आए हैं, करीब 31 की संख्या पहुंच गई है कोरोना पॉजिटिव की, और जो क्वारंटीन है 18,000 से ऊपर लोगों की ये संख्या पहुंच गई है। तो इसको देखते हुए हो सकता है कि समय को कम किया जाए, और ये भी हो सकता है कि जो लॉकडाउन है 14 अप्रैल तक का, उसको बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन अभी ये पाइपलाइन में है, क्या कुछ आगे होगा ये अभी सरकार तय करेगी। लेकिन फिलहाल एहतियात के तौर पर कड़े कदम उठाए गए हैं। जो हॉट स्पॉट हैं, जैसे कि हमने बताया कि करीब 9 कॉलोनी, पूरे उत्तराखंड में 9 क्षेत्र ऐसे हैं जहां से लगातार कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट आए, तो उनको एहतियात के तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है। इंडियन फॉरेस्ट एकेडमी का जिक्र आपने अभी किया, उसको करीब 28 डेज के लिए लॉकडाउन किया गया है सुरक्षा के तौर पर। तो पहली कोशिश ये है कि जहां जहां से भी कोरोना पॉजिटिव केस आए, उनके संपर्क में जो लोग हैं उनको क्वारंटीन कर दिया जाए, उनको आइसोलेट कर दिया जाए। और हम देख रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सफलता प्रशासन को जरूर मिल रही है कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि 29 मार्च के बाद ऐसा कोई भी नया केस उत्तराखंड में नहीं आया जो जमातियों से अलग हो। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। तो उत्तराखंड में फिलहाल क्या स्थिति है वो हमने आपको जानकारी दी है। पौड़ी में भर्ती 44 जमातियों में से 28 की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें से सभी जमातियों की बात करें तो ये नेगेटिव इनकी रिपोर्ट्स आई हैं। जबकि 16 जमातियों की हम बात करें तो अभी इनकी रिपोर्ट्स का इंतजार है। वहीं इनके अलावा अन्य 6 संदिग्धों की भी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देवप्रयाग में सोशल साइट्स पर अफवाह फैलाने के मामले में एक महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य पर केस दर्ज हुआ है। बीडीसी शशि देवी पर यह केस दर्ज किया गया है। खटीमा में दिल्ली का निजामुद्दीन दरगाह गए 2 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। दोनों किसी काम से घर गए थे और 20 मार्च को घर वापसी से पहले दोनों निजामुद्दीन दरगाह गए। पुलिस ने अब दोनों को खटीमा अस्पताल में क्वारंटीन कर दिया है। ऋषिकेश एम्स में स्वाइन फ्लू से मरीज की मौत हो गई है। कई दिनों से क्रिटिकल सिचुएशन में था वो, कई दिनों से वेंटिलेटर पर मरीज था। 60 साल इनकी उम्र थी और ये राइस मिलर थे। ऋषिकेश में स्वाइन फ्लू के 4 संदिग्ध मरीज और हैं। तो एक तरफ हम कोरोना की दहशत देख रहे हैं, दूसरी तरफ एक मामला आया है कि स्वाइन फ्लू से जो है एक 60 साल के व्यक्ति की जान चली गई है। और ये खबर है कि वो पहले से भी काफी समय से बीमार ही थे, सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी और वो वेंटिलेटर पर थे। जसपुर निवासी राइस मिलर थे, ये इनका काम था, लेकिन दुखद इनकी मौत हो गई है। तो स्वाइन फ्लू से मरीज की मौत का मामला, 4 और सस्पेक्टेड हैं, 4 और संदिग्ध हैं। लेकिन हम बार बार बात कर रहे हैं कि कोरोना ने पहले ही प्रशासन को काफ़ी परेशान किया हुआ है। और एक ये मौत का मामला आ रहा है स्वाइन फ्लू से, 60 साल के व्यक्ति की मौत हुई है। पहले काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे और अब जो है सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी। अब दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, पूरी खबर बताइएगा। जीनत, ये 60 साल के बुजुर्ग थे, जसपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और ऋषिकेश एम्स में कल उनकी डेथ हुई है।
और स्वाइन फ्लू से ये दूसरी मौत उत्तराखंड में 1 फरवरी के बाद। अभी तक 10 से ज्यादा लोगों में पुष्टि हुई है पिछले 2 से ढाई महीनों के बीच, लेकिन संतुष्टि इस बात को लेकर जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह नंबर स्वाइन फ्लू का निकल कर आता था बाकी सालों में, उस तरह का अभी नंबर नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से पहले ही तमाम लोग अलर्ट पर हैं, तमाम जगह लॉकडाउन है, तो इस तरह वायरस नहीं फैला है। लेकिन बावजूद उसके स्वास्थ्य विभाग का दावा यह है कि उनकी व्यवस्थाएं पूरी है, तैयारी पूरी है, और सबसे खास बात की स्वाइन फ्लू को लेकर दवाइयां हैं, इसका इलाज संभव है। जिस तरह कोरोना में इलाज संभव नहीं है, इसमें इलाज संभव है। तो इसके स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि लोग सतर्क रहें, और स्वाइन फ्लू के अगर केसेस सामने आते हैं तो उनकी टेस्टिंग भी की जा रही है और उसका इलाज भी किया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने पूर्व सैनिकों से सहयोग मांगा है। खास बात यह है कि बंदूकें चलाना छोड़ चुके सैनिक भी कोरोना के खिलाफ हथियार उठाने की बात कर रहे हैं। देखिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश का हर नागरिक तैयार है। ऐसे में भला पूर्व सैनिक कैसे पीछे रहते। सरकार ने भी महामारी के इस दौर में इन सैनिकों से सहयोग मांगा है, ताकि इनके अनुभव, साहस और अनुशासन का फायदा कोरोना को हराने में लिया जा सके। सरकार ने ऐसे पूर्व सैनिकों से इनकी इच्छा पूछी है। जो यंगर हमारे पास नौजवान पूर्व सैनिक हैं, उनकी हम पूरी सहायता लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, और बहुत अच्छा हमको उनसे रिस्पांस मिल रहा है। और जो भी ज़रूरत पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे समाज को, हम जो है पीछे नहीं रहेंगे और अपना दायित्व पूरी तरह निभाएंगे। जो सैनिक अपनी सेवाएं एक वॉलंटियर के रूप में देना चाहें, वो जिलों के सैन्य कल्याण अधिकारियों से मिल सकते हैं। खास बात यह है कि पूर्व फौजी भी कोरोना की लड़ाई में अपना योगदान देने को बेताब हैं। आर्मी में सर्विस कर करके रिटायर हुआ हूँ। पहले हमने देश की सेवा की। अभी भी कोरोना वायरस का जो ये चल रहा है, इसमें अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार हमें से भी जो भी सेवा लेना चाहती है, हम तत्पर हैं। एक्स फौजी मैं भी तत्पर हूँ। जो हमारी से जो सेवा लेना चाहिए सरकार ले सकती है। दरअसल सैनिकों की निष्ठा पर कभी किसी को शक नहीं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे इन वीरों ने अपने प्राण इस देश के लिए न्यौछावर कर दिए। ऐसे में कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए सैनिकों का सहयोग जरूरी है। और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पिथौरागढ़ की हरेला सोसाइटी ने एक ऐसा हथियार बनाया है जो इस लड़ाई में सबसे कारगर साबित हो सकता है। देखिए, कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है पिथौरागढ़ में, जहां हरेला सोसाइटी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक ऐसा पर्पल क्यूब तैयार किया है जिससे किसी भी चीज को आसानी से सैनिटाइज किया जा सकता है। जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें एक पराबैंगनी का भी एक पार्ट होता है, पराबैंगनी किरणें, जिन्हें यूवी रेडिएशन भी बोलते हैं। इनमें से भी जो यूवी ए, बी और सी, जो तीसरा होता है सी पार्ट, ये जो है कीटाणुओं को जो है खत्म करता है। इसमें चाहे वायरसेस हों, चाहे बैक्टीरियाज हों या मोल्ड्स हों, इन सबको ये उनके डीएनए लेवल पे जाके खत्म करता है। अगर इसके काम करने के तरीके की बात करें तो पर्पल क्यूब सैनिटाइज करने के लिए पैराबैंगनी किरणों का प्रयोग करता है, जिससे विषाणु, बैक्टीरिया और वायरस नष्ट हो जाते हैं। इस पर्पल क्यूब को पुरानी आरओ मशीन और यूवी ट्यूब की मदद से तैयार किया गया है और बिजली से चलने वाले इस पर्पल क्यूब की मदद से हॉस्पिटल के साथ ही मास्क, ग्लव्स और पीपी किट को सैनिटाइज कर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि कई मुल्क सैनिटाइज करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भारत में फिलहाल इसका उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पर्पल क्यूब की ये तकनीक हमारे लिए बड़ा हथियार बन सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। लगातार लॉकडाउन की बातें हो रही है तो कई सेक्टर्स प्रभावित हो रहे हैं। सब्जी मंडियों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। खराब हो रही हैं सब्जियां, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से सब्जियां खराब हो रही हैं और व्यापारियों पर इसकी मार पड़ रही है। खरीदार नहीं है और अंबार जो है वो सब्जियों का लगा हुआ है। तो देखिए, रोज़मर्रा की जो हम देखते हैं कि एक डिमांड और सप्लाई के बीच की चेन जो होती है, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। लोग उस मात्रा में या उस तादाद में चीज़ें खरीद नहीं रहे हैं, खरीद भी नहीं पा रहे हैं। फाइनेंशियली भी जिस तरह की सिचुएशन है उस हिसाब से भी बहुत सोच समझ के लोग कम से कम में कोशिश कर रहे हैं कि गुजारा करें। अब जिन
हम सब्जी विक्रेताओं की बात करें या मंडियों की बात करें, जो एक पूरा सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ पड़ा है। किशोर, कुल मिला के डिमांड और सप्लाई के बीच का जो फर्क आया है वही नजर आ रहा है इस परेशानी के तौर पर। देखिए जीनत, यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें अलग है। कारण यही है कि जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है कि पहले ये था कि लोगों को सब्जियां नहीं मिल रही थी, उसके कारण अब सरकार ने डिमांड जो है उनकी बढ़ाई, लेकिन अब वो सड़ रही है। इस वक्त मैं देहरादून की मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ठीक सब्जियां जरूर यहाँ पे लाई गई है, लेकिन खरीदार नहीं दिख रहा था। अमूमन यहाँ पर खरीदार बहुत दिखता था। शायद ये उसकी वजह भी है कि लॉकडाउन है और कोरोना की वजह से लोग यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पे जो किसान है और जो किसान आके सामान दे रहा है, फिर यह व्यापारी है, वो ये कह रहे हैं कि 10-10 रुपए किलो गोभी, मटर 20 रुपए किलो, खीरा 10 रुपए किलो। मतलब आप ये मान सकते हैं कि जिनका रेट बाहर ज्यादा है, लेकिन वहां पर बड़े बड़े यहाँ पर चट्टे लगे हुए हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कोल्ड स्टोरेज, खास बात ये होती है कि अब किशोर, देखिए आपने एक बात बताई और मैं इसे इस तरह से भी जिक्र करती हूँ। आपने मटर का जिक्र किया 20 रुपए किलो, और क्योंकि हम सब भी काम कर रहे हैं और मैंने खुद 30 रुपए पाव मटर खरीदी है कल। अब इसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, देखिए अब वहां पर मंडी में लोग परेशान है, लेकिन हम तक अगर किसी की जरिए पहुंच भी रही है तो रेट का कितना फर्क, 20 रुपए किलो और 120 रुपए किलो। तो कहां पर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वहां सब्जियां सड़ रही हैं और हमें बामुश्किल मिल रही है। बिल्कुल जीरत, क्योंकि इस मंडी से जो खरीदता है वो बाहर रिटेल में इतना बड़ा प्राइस बढ़ा देता है, तो उससे कहीं ना कहीं जो आम लोग होते हैं उनको ये शिकायतें करते हैं कि महंगा बिकता है, और जाहिर सी बात है महंगा मिल रहा है। अब ऐसे में मंडी में सब्जियां पड़ी हुई है, सड़ रही है। कारण यही है कि कोल्ड स्टोरेज, जिस तरीके से मैं कहना चाह रहा था कि कोल्ड स्टोरेज अगर होते तो शायद ये सब्जियां वहां पे रहती। आलू प्याज की बात है, आलू प्याज तो चल जाता है लंबे टाइम तक, लेकिन खासकर अगर सब्जियों की बात करें, इसमें गोभी है, मटर है, बीन्स है, भिंडी है, ये कहीं ना कहीं ज्यादा दिन नहीं चलती, इनको तुरंत बेचना होता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो तमाम जो व्यापारी है, जो अड़त है, जो छोटे छोटे व्यापारी है, वो बहुत परेशान है। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब लॉकडाउन होगा तो बाहर कैसे आएंगे। लेकिन ये है कि जो आ भी रहे हैं वो ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं, तो शायद डिमांड यहाँ पर ज्यादा, सप्लाई यहाँ पर ज्यादा होगी और डिमांड अब धीरे धीरे कम हो रही है, शायद ये वजह हो। और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और ये जो फर्क है, क्योंकि 20 और 120 रुपए किलो का जो फर्क है, प्रशासन से अपील है कि वो इस तरफ थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। अब बात करेंगे उत्तराखंड के शहीदों की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सूबे के 2 जवान शहीद हुए, जिनके पार्थिव शरीर आज उत्तराखंड पहुंचेंगे। कुपवाड़ा में रुद्रप्रयाग के जवान देवेंद्र सिंह और पौड़ी के अमित अंथवाल शहीद हुए हैं। वहां घुसपैठियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए देश के लिए सबसे बड़ा इन्होंने बलिदान दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो वो दोनों ही शहीदों के परिजनों से मिलने जाएंगे, और उन्होंने कहा है कि सरकार हमेशा शहीदों के परिवार के साथ खड़ी है। पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक के कोला गांव के अमित अंथवाल की शहादत पर पूरा गांव मातम में है। शहीद जवान के अंतिम दर्शनों के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी पौड़ी पहुंचेंगे। यहां रांसी मैदान में वो शहीद को श्रद्धांजलि देंगे, जिसके बाद नियार नदी किनारे पैतृक घाट पर शहीद जवान की अंत्येष्टि की जाएगी। और शहीद अमित 2 बहनों का इकलौता भाई था। पिछले साल जुलाई में अमित की सगाई हुई थी, जबकि आने वाले अक्टूबर में शादी होनी थी। 2010 में सेना में भर्ती हुए शहीद अमित पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक में भी शामिल थे। परिजनों ने शहीद की शहादत पर फख्र जताया। पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। सैनिक पाकिस्तान की गोलाबारी से या आतंकवादियों की गोलाबारी से मारे जा रहे हैं, अपनी धरती माँ के लिए, भारत माता के लिए शहीद हो रहे हैं। इस पे हमारी सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करके और इनके प्रति किसी भी प्रकार का दया मोह दिखा करके इनको छोड़ना नहीं चाहिए। आज हमको तो गर्व है, हमारा लड़का, मेरा भतीजा है वो, हमने उसको अपनी गोदी में खिलाया, हमारे साथ वो बड़ा हुआ है। अभी उसकी शादी है, शादी थी 24-25 अक्टूबर को, लेकिन भारत माँ की गोद में उसको शहीद होना पड़ा आज।
शहीद अमित अंथवाल की शहादत पर कलजीखाल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल वक्त में वो परिवार की हर मदद करेंगी जो संभव है और उन्होंने सीएम से भी सहयोग की अपील की है। मैं इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़ी हूँ। मेरे से जो भी मदद हो सकेगी मैं उनकी करूँगी और मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि शहीद परिवार की सहायता करें और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इस परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। उत्तरकाशी में एक शख्स ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। बाद में खुद भी जहर खा लिया। हालांकि आरोपी की हालत अभी खतरे से बाहर है। महिला की मौत हो चुकी है। उत्तरकाशी में चिनियाली सौड़ ब्लॉक के जसवाड़ी गांव में पति पत्नी में आपसी विवाद हुआ, जिस पर पहले शख्स ने पत्नी की पिटाई की और फिर धारदार हथियार से हमला किया। गंभीर हालत में उसे ऋषिकेश एम्स ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरोना वायरस ने इंसानों के बाद अब जानवरों को भी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बाघ में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद भारत में भी हलचल बढ़ गई है। फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के साथ ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने आदेश जारी कर देश भर के जू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट घोषित किया है। आदेश मिलने के बाद उत्तराखंड में भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून और नैनीताल जू को हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों को क्लोज मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि अगर किसी भी जानवर में कोविड-19 के लक्षण मिलते हैं तो तत्काल इसकी सूचना दी जाए। देश भर में जानवरों की जांच के लिए 3 लैब तय की गई हैं। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, नेशनल रिसर्च सेंटर हिसार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भोपाल जानवरों का कोरोना टेस्ट होगा यहां पर। हालांकि उत्तराखंड में 17 मार्च को ही सभी वाइल्ड लाइफ सेंटर्स बंद कर दिए गए थे और अब यहां सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। और अब आपको एक बच्चे की अपील सुनाते हैं। जा रहा है, बाहर जाने से अच्छा है हम अंदर रहें, हल्दी वाला दूध पिए और हम अच्छे रहेंगे तो इंडिया भी अच्छा रहेगा। इंडोर गेम्स खेलें जैसे कि कैरम, डायनासोर से और चेस खेलना है, लूडो खेलना है और सांप सीढ़ी खेलनी है, हैंड वॉश करना है। 5वें दिन भी नहीं खुला गंगोत्री नेशनल हाईवे। पहाड़ी से अभी भी जारी है भूस्खलन का सिलसिला। खाद्यान्न जैसी जरूरी चीजों का संकट, गैस, डीजल, पेट्रोल का भी संकट पैदा हो चुका है। नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से रूट को डाइवर्ट किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तरकाशी से आ रही है। 5वें दिन भी गंगोत्री नेशनल हाईवे नहीं खुला है। पहाड़ी से भूस्खलन अभी भी जारी है। इस लिहाज से फिलहाल आम लोगों को दिक्कतें होने वाली। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा।